student, this is Sunita and welcome to my YouTube channel, and today I will teach you chapter number 3 India's foreign policy. इंडियाज फॉरेन पॉलिसी जो प्रेजेंट टाइम में इस चैप्टर का नेम है, ये चैप्टर नंबर 3 आपकी जो एनसीईआरटी की बुक में उसमें चैप्टर नंबर 4 होगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 जो डिलीट हो चुका है। और जो इसका अर्लियर नेम था, पुराना नेम था इस चैप्टर का, वो था इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन। जो पुराने चैप्टर में कुछ टॉपिक डिलीट हो गए हैं पुराने चैप्टर से, और नए चैप्टर में कुछ टॉपिक ऐड कर दिए गए हैं। तो जो इंडिया फॉरेन पॉलिसी है, तो इंडिया का अनदर कंट्री के साथ क्या रिलेशन है, उसके रिगार्डिंग हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं कि जब इंडिया इंडिपेंड हुआ तो उस टाइम किस तरह से इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट और उसके जो एक्सटर्नल और इंटरनल कॉन्टेक्स्ट के रिगार्डिंग हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट इज इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, इट मीन्स एक्सटर्नल जो कॉन्टेक्स्ट थे उसमें क्या सिचुएशन थी, इंडिया इंडिपेंड हुआ उस टाइम कैसी सिचुएशन थी इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट की। तो फर्स्ट इज एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। जिस टाइम इंडिया इंडिपेंड हुआ 1947 में, तो उस टाइम क्या हुआ था, एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड की 1945 में एंडिंग हुई थी वर्ल्ड वॉर की, और 1947 में इंडिया इंडिपेंड हुआ था। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एंडिंग होने के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो और एक नई सिचुएशन क्रिएट हुई कि फॉर्मेशन ऑफ यूएनओ। जो अभी तक यूएनओ नहीं था, 1945 में स्टैब्लिश किया गया यूएनओ 24 अक्टूबर 1945 को। तो उससे पहले लीग ऑफ नेशन था, जो कंट्री में पीस स्टैब्लिश करने के लिए लीग ऑफ नेशन की स्टैब्लिशमेंट कर रखी थी। आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसको स्टैब्लिश किया गया था, बट ये फेल हो गया। फेल होने का रीजन क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एंडिंग हुई, उस टाइम एक नए ऑर्गेनाइजेशन की सेटलमेंट की गई, एक नए ऑर्गेनाइजेशन को सेट किया गया, और उस नए ऑर्गेनाइजेशन का नेम क्या रखा गया, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो जो यूएनओ की सेटलमेंट हुई थी वो भी ड्यूरिंग दैट टाइम हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है इमरजेंस ऑफ यूएस एंड यूएसएसआर। इमरजेंस ऑफ यूएसए एंड यूएसएसआर, टू सुपर पावर ब्लॉक। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एंडिंग हो गई तो एक नई सिचुएशन क्रिएट हुई कि वर्ल्ड में जो वर्ल्ड है वो टू सुपर पावर में डिवाइड हो गया। एक साइड यूएसए, दूसरी साइड यूएसएसआर। क्योंकि अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड में किसी के पास इतनी वेल्थ या इतनी पावर नहीं रह गई थी कि वो अपने आप को डोमिनेंस दिखा सके। दोनों ने अपने आप को सुप्रीम डिक्लेयर किया कि हम दोनों ही सुपर पावर रहेंगे। सुपर पावर इमर्ज हुई तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को शो किया, और एक वॉर सिचुएशन क्रिएट हुई जो कोल्ड वॉर हुआ, जो हमने पीछे चैप्टर में पढ़ लिया है कि वो कोल्ड वॉर क्रिएट होने का रीजन क्या था, क्योंकि दोनों कंट्री अपने आप को सुपर पावर डिक्लेयर कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है बर्थ ऑफ न्यू स्मॉलर स्टेट। दिस टाइम इंडिया इंडिपेंड हुआ 1947 में, उस टाइम और भी बहुत सारे कंट्रीज इंडिपेंड हुए थे जो न्यू डीकोलोनाइज हुए थे। नेक्स्ट वन इज इंटरनल कॉन्टेक्स्ट। ये एक्सटर्नल था, इट मींस इंटरनेशनल लेवल पर था। और इंटरनल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं कि जब इंडिया इंडिपेंड हुआ उस टाइम कंट्री के इंटीरियर पार्ट में क्या प्रॉब्लम हुई थी, कंट्री के जो इंटरनल पार्ट में क्या सिचुएशन थी। तो फर्स्ट इज पार्टीशन ऑफ द कंट्री। ये आपको अच्छे से पता है, जब इंडिया 1947 में इंडिपेंड हुआ उस टाइम इंडिया अकेला इंडिपेंड नहीं हुआ, उसके साथ एक दूसरा कंट्री भी हुआ जिसका नेम पाकिस्तान। जो अब तक हिंदुस्तान का पार्ट था वो अब अलग हो चुका था, ब्रिटिशर्स ने उसको अलग करवा दिया था, और ये क्या हो गए थे, टू कंट्री इमर्ज हो चुके थे, इंडिया और पाकिस्तान। नेक्स्ट आता है कॉम्युनल वायलेंस। अब ये कॉम्युनल वायलेंस क्या थे कि अकॉर्डिंग टू कम्युनिटी, हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम इनके अकॉर्डिंग वायलेंस हुआ। लोगों में इतना वायलेंस क्रिएट हो चुका था कि जो अब तक एक कम्युनिटी थी, जो अब तक एक पार्ट था ओनली हिंदुस्तान, अब उसके टू पार्ट हो चुके थे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, हिंदू और मुस्लिम, जो एक दूसरे के बिल्कुल अगेंस्ट हो चुके थे। नेक्स्ट वन टास्क ऑफ द पार्टी एलिवेशन। जब इंडिया इंडिपेंड हुआ उस टाइम एक बिग प्रॉब्लम थी, एक बिग चैलेंज था पॉवर्टी कि कंट्री में गरीबी इतनी ज्यादा फैल चुकी थी। रीजन, ब्रिटिशर्स ने जब तक वो इंडिया में रहे उन्होंने इंडिया का एक्सप्लॉयटेशन किया। यहाँ पर जो भी रिसोर्सेज थे उन्होंने हर रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन किया,
और वो अपने कंट्री में ले गए। जब उन्होंने यहाँ पर देखा कि अब लोगों के अंदर अवेयरनेस आ चुकी है, तो अब ये यहाँ हमें नहीं रहने देंगे, तब उन्होंने यहाँ से जाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन वो जब जाने लगे तो यहाँ देखा, जाते जाते ही वो फूट डाल गए थे कि पार्टीशन तो करवा गए थे, लेकिन उनके एक्सप्लॉयटेशन के रीजन से इंडिया में पॉवर्टी स्टेब्लिश हो चुकी थी, गरीबी इतनी आ चुकी थी जो एक बहुत बिग चैलेंज बन चुका था। तो ये एक्सटर्नल और इंटरनल कॉन्टेक्स्ट थे ड्यूरिंग दैट टाइम, इट मीन्स जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। तो अब कौन से ऐसी पॉलिसीज एक्सेप्ट करनी थी इंडिया को कि जिससे वो अपने कंट्री में और जो एक्सटर्नल पार्ट है उसमें भी वो अपने रिलेशन को बेटर बना सके, अपने कंट्री में पीस और आउटसाइड में भी पीस स्टैब्लिश कर सके। उस टाइम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, रीजन जो उसकी पॉलिसी थी वो काफी डिप्लोमेटिक पॉलिसी थी, वो एक डिप्लोमेसी पर्सन था, जिसके रीजन से उसने फॉरेन मिनिस्ट्री या जो फॉरेन अफेयर का चार्ज है वो भी अपने हाथ में रखा और अनदर कंट्री के साथ बेटर रिलेशन बने। नेक्स्ट पॉइंट इज एम्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बनी, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उस टाइम इंडिया ने जो फॉरेन पॉलिसी बनाई उसके एम क्या थे, उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, उसके उद्देश्य क्या थे। तो फर्स्ट इज प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। जो फर्स्ट मेन पर्पस था फॉरेन पॉलिसी का कि अनदर कंट्री के साथ जो रिलेशन बनाए जा रहे थे उसका सबसे मेन पर्पस रहा, मेन एम रहा, मेन ऑब्जेक्टिव रहा प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, कि वर्ल्ड में पीस स्टैब्लिश हो। ये नहीं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो चुका है वो ऐसी सिचुएशन कभी क्रिएट ना हो कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो। तो इसके लिए इंडिया के लीडर ने एफर्ट्स किए, लाइक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कि अच्छी पॉलिसी बनाई, इंटरनेशनल पॉलिसी ऐसी बनाई कि जिसके रीजन से पीस और सिक्योरिटी स्टैब्लिश हो। नेक्स्ट इज मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल, कि अनदर कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन हो, रिस्पेक्ट हो एक दूसरे की। ये नहीं कि जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन हो गया, वो एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए, तो अनदर कंट्री कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो। नेक्स्ट आता है रिलेशन बिटवीन द नेशंस, कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उसने अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाई तो उसमें ऐसे रूल रेगुलेशंस बनाए कि जिससे अनदर कंट्री के साथ रिलेशन बेटर हो। इट मीन्स जो प्राइम मिनिस्टर या फिर फॉरेन मिनिस्टर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे अनदर कंट्री के साथ ऐसे बेटर रिलेशन कर रहे थे। नेक्स्ट इज फास्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस, कि जितनी भी ट्रीटीज की गई, कोई भी ट्रीटी की गई थी, बहुत सारी ट्रीटीज हुई थी उस टाइम, तो उन ट्रीटी की ऑब्लिगेशंस की जाए, उन ट्रीटी की रिस्पेक्ट हो। ऐसा नहीं कि ट्रीटी कर ली और अब उनके बारे में कुछ भी नहीं कि उसको ब्रेक कर रहे हैं, इस तरह से नहीं, उनकी रिस्पेक्ट की जाए, उनको ऑब्लिगेट किया जाए। नेक्स्ट इज इनकरेज सेटलमेंट इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, कि बातचीत के थ्रू अनदर कंट्री के साथ या इंटरनेशनल लेवल पर जो डिस्प्यूट थे उनको भी कैसे रिजोल्व किया गया, उनका भी सॉल्यूशन कैसे किया गया, बातचीत के थ्रू ही उनको कंप्लीटली सोल्व कर दिया गया। तो ये एम्स रखे गए, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी उनके एम रखे गए कि ये फॉरेन पॉलिसी एक्सेप्ट की गई है, अनदर कंट्री के साथ इस तरह के रिलेशन बनाए जाएंगे कि जिससे अनदर कंट्री के साथ किसी तरह के कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई भी एक दूसरे के ऊपर अटैक ना करे और कोई भी एक दूसरे के अगेंस्ट ना हो। इवन जो डोमिनेंट कंट्री है वो वीक कंट्री को अपने अंडर में ना ले। ये नहीं कि कॉलोनी बना ले, जो वीक कंट्री है उसके पास जो रिसोर्सेज कम है, या फिर इंडिया ये उस टाइम ईयर तक, मोर देन 200 ईयर तक ब्रिटिशर्स यहाँ पर रूल करके गए थे, तो कभी और कंट्री भी डोमिनेट कर सकते थे, क्योंकि उस टाइम इंडिया की पोजीशन वीक हो चुकी थी। तो इंडिया ने भी अपनी एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी बनाई कि जिससे वो दूसरे कंट्री के साथ बेटर रिलेशन बना सके। वन इज नेहरूज रोल, कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद नेहरू ने जो फॉरेन पॉलिसी बनाई, नेहरू का क्या रोल रहा फॉरेन पॉलिसी में, नेहरू ने किस तरह से अपना रोल प्ले किया। 1946 से लेकर 1964 तक जो नेहरू का रोल रहा उसमें उन्होंने 1947 के बाद वो प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, लेकिन 46 से ही उन्होंने अपना रोल प्ले करना स्टार्ट कर दिया था एज ए फॉरेन मिनिस्टर। आफ्टर दैट जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो वो प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने ऐसी फॉरेन पॉलिसी एक्सेप्ट की कि जिससे अनदर कंट्री के साथ बेस्ट से बेस्ट रिलेशन बनाए
और उसके अलावा जो अपने इंटरनल कंट्री के जो इंटरनल कंटेक्स्ट थे उसमें भी ऐसे रूल रेगुलेशंस या ऐसी पॉलिसीज बनाई कि जिससे कंट्री ने जो इतनी मुश्किल से कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ है अब वो किसी भी हालत में दूसरे के हाथों में ना जाए। तो उसके लिए नेहरू का क्या रोल रहा? फर्स्ट इज प्रिजर्व हार्ड अर्न सॉवरेनिटी, कि जो नेहरू का मेन पर्पस था, उसकी जो नेहरू के रोल रहा उसमें उसका मेन पर्पस रहा कि इंडिया ने इतनी मुश्किल से अपनी जो सॉवरेनिटी इट मीन्स अपनी संप्रभुता को दोबारा से हासिल किया है, तो ये किसी भी हालात में अब छूटनी नहीं चाहिए, किसी भी हालात में भी दूसरे कंट्री के हाथों में नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए उसने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई। नेक्स्ट इज टू प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। नेहरू ने जो अपना रोल प्ले किया उसमें अपना जो और मेन पर्पस रखा कि कंट्री की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, जो एकता है, अखंडता है, वो किसी भी तरह खत्म नहीं होनी चाहिए। उसके लिए कंट्री को एक बनाए रखने के लिए नेहरू ने बहुत ज्यादा एफर्ट्स किए और यूनिटी इंटीग्रिटी को बनाए रखा। नेक्स्ट इज टू प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि कंट्री इंडिपेंडेंट हो गया, कंट्री पहले ही बहुत वीक कंडीशन में था, पोजीशन काफी डाउन हो चुकी थी ड्यू टू कॉलोनाइजेशन, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने यहाँ इतना एक्सप्लॉयटेशन कर लिया था कि कंट्री के पास कुछ छोड़ के नहीं गए थे। लेकिन इंडिया के पास जो रिसोर्सेज थे उन्हीं से ज्यादा डेवलपमेंट करनी थी। तो इसके लिए इस रैपिड डेवलपमेंट के लिए जो नेहरू ने अपना रोल प्ले किया, नेहरू ने जो पॉलिसीज बनाई वो बेस्ट पॉलिसीज बनाई, और जिससे हम आज के सिचुएशन देखते हैं कि कंट्री एक बेस्ट परफॉर्मेंस में आ चुका है। वो उसी रीजन से था कि जो अर्लियर टाइम में हमारे लीडर्स थे उन्होंने बेस्ट रोल प्ले किया। इवन जो हमारे कुछ लीडर्स लाइक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये कह रहे थे कि हमारे कंट्री को डेवलपमेंट तब ज्यादा मिलेगी जब हम यूएसए के साथ अपने रिलेशन ज्यादा बेटर करते हैं। और साथ में कुछ पार्टीज लाइक स्वतंत्र पार्टी है, उन्होंने भी ये कहा था कि इंडिया को यूएसए के साथ रिलेशन बढ़ाने चाहिए। लेकिन नेहरू की फॉरेन पॉलिसी काफी इंडिपेंडेंट और बेस्ट थी, तो उन्होंने उनकी बात को नहीं माना और अपने हिसाब से वर्क किया, और वो वर्क काफी बेटर भी था। नेक्स्ट आते हैं फीचर्स ऑफ नेहरू फॉरेन पॉलिसी, की नेहरू की फॉरेन पॉलिसी के फीचर्स क्या थे। तो फर्स्ट इज डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स। यहाँ जो डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स है, तो डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स इट मीन्स यूएसए और यूएसएसआर, कि जो यूएसए और यूएसएसआर वो टू कैंप्स थे उस टाइम, क्योंकि टू सुपर पावर बने हुए थे, तो इनसे डिस्टेंस बना के रखना। इंडिया की जो फीचर, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी थी, यानी कि नेहरू की जो फॉरेन पॉलिसी रही, उसके फीचर क्या रहे कि इन दोनों सुपर पावर से दूर रहना है, ना यूएसए में मर्ज होना, ना ही यूएसएसआर में। रीजन, अगर यूएसए की साइड चले जाते हैं तो यूएसएसआर नाराज हो जाएगा, अगर यूएसएसआर की साइड चले जाते हैं तो यूएसए नाराज हो जाएगा। इसलिए क्या किया नेहरू ने, दोनों से गैप बना के रखा, दोनों से बिल्कुल दूर रहे। और उस गैप को बनाकर रखने के लिए क्या ऐसा कौन सा ग्रुप बनाया, ऐसा कौन सा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया कि जिससे नेहरू इनसे दूर रहे। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम था नाम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो जो ये नॉन अलाइनमेंट था, ये क्यों बनाया, इनसे डिस्टेंस बना के रखने के लिए, यूएसए और यूएसएसआर से दूर रहने के लिए, कि ना हम यूएसए में शामिल होंगे ना यूएसएसआर में शामिल होंगे, हम यूएसए से भी अच्छी बना के रखेंगे, हम यूएसएसआर के साथ भी अच्छी बनाकर रखेंगे। इसलिए नेहरू ने कौन सी पॉलिसी एक्सेप्ट की, नाम की, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की। तो इसमें जो 5 लीडर्स थे लाइक सुकुर्नो, टीटो, नासिर, न्यूक्रमे और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन 5 लीडर्स ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एक ग्रुप बनाया, एक मूवमेंट स्टार्ट किया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट किया। और इसकी फर्स्ट मीटिंग, जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है कई बार, फर्स्ट मीटिंग हुई 1961 में। 1961 में जो नाम की फर्स्ट मीटिंग हुई वो कहाँ पर हुई, बेलग्रेड में। तो ये आपका 1 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बेलग्रेड में मीटिंग हुई थी 1961। नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि जो आपका न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपका इस साल लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है इसमें से, और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो इसमें जो टॉपिक आपका प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, की जो फॉरेन पॉलिसी अभी हमने जो पीछे डिस्कस की, ओनली वो नेहरू की फॉरेन पॉलिसी के 2 पॉइंट्स किए थे। अभी जो आपका जो टॉपिक है नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट इज नॉन अलाइनमेंट, कि अभी जो मैंने बताया नेहरू की फॉरेन पॉलिसी में, तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की जो
स्टार्ट किया गया था 2 कैंप्स के अगेंस्ट में कि ना हमें यूएसए की साइड जाना है ना ही यूएसएसआर की साइड जाना है। तो एक नया 1961 में 5 मेंबर ने और जो 5 कंट्रीज इंक्लूड होके नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को स्टार्ट किया। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोऑपरेशन कि जो इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल नहीं, क्योंकि जो अब पॉलिसी बनाई गई थी वो फॉरेन पॉलिसी बनाई गई थी, अनदर कंट्री के साथ रिलेशंस बढ़ाने थे, तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन की नीड थी। तो इसके लिए जो न्यू फॉरेन पॉलिसी बनाई गई तो उसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट आता है फेथ इन पंचशील। अब ये पंचशील क्या है? 5 प्रिंसिपल्स हैं। जो ये 5 प्रिंसिपल्स हैं ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड झाओ एनलाइन चाइना के लीडर थे उस टाइम 1954 में, तो एक ये पंचशील एग्रीमेंट किया गया था। उस एग्रीमेंट में जो भी 5 प्रिंसिपल्स रखे गए थे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे विदाउट एनी रीजन, दोनों एक दूसरे के ऊपर कोई किसी तरह का मिसबिहेव नहीं करेंगे, कोई एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेगा, ना ही जो इंटरनल अफेयर्स है उसमें कोई किसी तरह की इंटरफेयरनेस नहीं करेंगे, एक दूसरे पर शक नहीं करते। 5 प्रिंसिपल्स थे, तो इन 5 प्रिंसिपल के ऊपर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बनाई गई, 5 प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखा गया। नेक्स्ट आता है अपोज टू मिलिट्री अलायंसेस। जो मिलिट्री अलायंसेस बनाए जा रहे थे लाइक नाटो है, सीटो है, सेंटो है, वार्सा पैक्ट है, कि यूएसए अलग अलायंसेस बना रहा था, यूएसएसआर अलग बना रहा था, तो उससे क्या होगा, इसमें इससे तो फिर वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो इसके अपोज में था इंडिया कि कोई मिलिट्री अलायंसेस नहीं बनाए जाएंगे। नेक्स्ट आता है सपोर्ट फॉर डिसआर्ममेंट कि जो 18 मेंबर की मीटिंग फॉर्म की थी जिसमें 18 मेंबर थे डिसआर्ममेंट में, तो उसके फेवर में था हमेशा इंडिया की जो डिसआर्ममेंट की मीटिंग हुई है और उसके ऊपर जो फेवर किया गया है तो वो बना रहे, वो टूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट आता है डेवलपिंग रिलेशन विद ईस्ट कि जो इंडिया है उसने आफ्टर इंडिपेंडेंस ईस्ट कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन को बढ़ाया, लाइक आसियान है, जो आसियान एक ग्रुप है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो इसमें जो कंट्रीज हैं उनके साथ इंडिया ने अपने रिलेशन बढ़ाए और उनके साथ एग्रीमेंट भी किया, इवन ट्रेड एग्रीमेंट भी किया, साथ में लुक ईस्ट पॉलिसी एक्सेप्ट की। तो ये इंडिया ने ईस्ट साइड अपना जो फॉरेन पॉलिसी है वो ईस्ट कंट्रीज के साथ बढ़ाई। नेक्स्ट आता है फेथ इन यूएन। यूनाइटेड नेशन में इंडिया का फेथ है कि जो यूनाइटेड नेशन है वो ही पीस स्टेब्लिश कर सकता है और थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोक सकता है, कि जिस की कंट्री में ऐसी सिचुएशन कभी क्रिएट ना हो कि जिससे थर्ड वर्ल्ड वॉर होने की सिचुएशन बन जाए। नेक्स्ट इज यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पज अकॉर्डिंग टू इंडियन फॉरेन पॉलिसी कि वेपन्स बनाओ लेकिन किसके लिए? पीसफुल पर्पज के लिए। एक दूसरे के ऊपर अटैक मत करो, एक दूसरे को डराओ मत कि मैं तो डोमिनेंट कंट्री हूँ और तुम वीक कंट्री हो तो मैं आपको डराऊंगा कि हम तो कभी भी बॉम्ब डाल सकते हैं। इस तरह का ना करके पीसफुल वर्क में इसको यूज किया जाए। अपोजिशन टू कॉलोनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म कि अब तक जो डोमिनेंट कंट्री वीकर कंट्री के ऊपर अपनी डोमिनेंस जमा रहे थे, अभी बहुत सारे स्मॉल कंट्रीज इंडिपेंड हुए थे, उसमें इंडिया भी इंडिपेंड हुआ था ड्यूरिंग दैट टाइम, तो उसमें अब इंडिया इस चीज के अगेंस्ट होगा, कोई भी ये कॉलोनलिज्म सिस्टम है ये खत्म हो जाना चाहिए। ये फॉरेन पॉलिसी का जो प्रिंसिपल है वो रखा गया है इंडिया ने। फिर आता है अपोजिशन टू रेसियलिज्म कि जो साउथ अफ्रीका में जो 1994 में इंडिपेंड हुआ साउथ अफ्रीका, जिसमें अकॉर्डिंग टू कलर डिस्क्रिमिनेशन किया गया था, तो इस चीज के भी अगेंस्ट रहा इंडिया की जो डिस्क्रिमिनेशन है कलर बेस्ड, कास्ट बेस्ड, ये खत्म हो जाना चाहिए। इंडिया में भी ऐसा हुआ कि ब्रिटिशर यहीं आए और यहीं रहकर इंडिया वालों को ही डिप्रेस करते रहे। नेक्स्ट आता है रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट कि ह्यूमन के लिए जो राइट्स बनाए गए हैं, जो कमीशन बना है, उसकी रिस्पेक्ट भी फॉरेन पॉलिसी में इंक्लूड की गई। नेक्स्ट पॉइंट इज अपोजिशन टू टेररिज्म कि जो एक टेररिज्म एक ग्लोबल लेवल की एक काफी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, इसके भी अपोजिट में है इंडिया, और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में भी ये पॉइंट है कि किसी भी तरह टेररिज्म को खत्म किया जाए। तो उसके लिए टेररिज्म के लिए एक कंट्री कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए इंटरनेशनल लेवल पर हेल्प की जाएगी, तभी टेररिज्म खत्म हो सकता है। लास्ट पॉइंट इज डिमांड फॉर परमानेंट सीट इन यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया के अकॉर्डिंग इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में ये पॉइंट भी इंक्लूड है कि इंडिया के पास सारी कंडीशंस को पूरा करता है कि इंडिया परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनओ बन सकता है। इसके लिए जो एक पावर दी गई है वीटो पावर, तो जो ये वीटो पावर है वो उसको यूज कर रहा है चाइना, और चाइना इसमें रिफ्यूज कर रहा है कि इंडिया परमानेंट मेंबर
नहीं बन सकता। जबकि जो 4 कंट्रीज है, 4 कंट्री आपको सबको पता है कौन कौन से हैं, रशिया है, ब्रिटेन है, यूएसए है एंड फ्रांस। तो ये 4 कंट्रीज एग्री है कि इंडिया परमानेंट मेंबर बन जाए सिक्योरिटी काउंसिल का। लेकिन जो चाइना है अपनी वीटो पावर यूज कर रहा है और वो इंडिया को नहीं बनने दे रहा है परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनओ। तो ये सारे पॉइंट्स हैं इंक्लूड इन फॉरेन पॉलिसी प्रिंसिपल, जो इंक्लूड इन प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। तो जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है तो यू विल राइट दीज पॉइंट्स और इन पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन भी करोगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो ये पॉइंट्स में भी इजी भी है, आप इजीली याद कर सकते हो। तो ये वाले आपकी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की प्रिंसिपल हो गए। तो स्टूडेंट्स आपने इस वीडियो में पढ़ा नेशनल कॉन्टेक्स्ट, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट एंड एम्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, नेहरूज रोल एंड प्रिंसिपल ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो ये वाले पॉइंट्स आई होप अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब जो आपके जो और टॉपिक रह गए कि इंडिया का अनदर कंट्री के साथ रिलेशन है या फिर आपका जो रिगार्डिंग न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ये टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी क्योंकि ये जो टॉपिक है वो अगर इसी वीडियो में इंक्लूड करते हैं तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।